हाँ जी, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कौन से चैप्टर की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपने पास चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में बेसिकली चैप्टर किसके रिगार्डिंग है बता देता हूं। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी से कनेक्टेड है। दैट मींस आई कैन यूज द मॉनेटरी पॉलिसी से कनेक्टेड है। अब बताओ मुझे, अगर हमने पिछले लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी एक साइड जिसे गवर्नमेंट होल्ड करती है, सेकंड साइड मॉनेटरी पॉलिसी किसे कौन कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही वो एपेक्स अथॉरिटी है। दैट एपेक्स अथॉरिटी जो कि पॉलिसी दैट मींस रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करता है किसके लिए? मनी मार्केट के लिए बेटा। और हालांकि इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन लास्ट क्लास में भी दिया था कि मनी मार्केट में दो फैक्टर, मेन फैक्टर कौन से? डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। और उसी के ऊपर हमारा ये कंप्लीट चैप्टर चलने वाला, मतलब इस कंप्लीट यूनिट चलने वाली है। लेट्स बिगिन विद द पार्ट। चालू करते हैं। इनिशियली हम लोगों ने बात की थी सर हमारे पास में मनी मार्केट क्या होती है। मनी मार्केट की बात करते हैं पहले तो, सुनो से बात करो। मनी मार्केट में हम पढ़ने वाले हैं सर कंसेप्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी। मेनली यहां जो कंसेप्ट दिया है डिमांड फॉर मनी, एंड ऑल्सो एक कंसेप्ट और आएगा इसमें, एंड दैट इज कॉल्ड सप्लाई फॉर मनी। तो इस चैप्टर को ना एक बड़ी प्यारी बात क्या है, इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग हुई है ना, उस चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है बेटा मनी की डेफिनेशन से। डिफाइन मनी, द डेफिनेशन ऑफ मनी से स्टार्ट हुआ, फिर उसके फंक्शन पे आया कि भाई कौन कौन से फंक्शंस हैं। फिर फंक्शन के बाद में क्या हुआ, देखो फंक्शन ऑफ मनी। उसके बाद में फिर हमने बात की डिमांड फॉर मनी के बारे में। डिमांड फॉर मनी में हम दो बातें पढ़ेंगे, सुन लो पहले से ही। पहले हम पढ़ेंगे डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस ऑफ मनी, जो मेन कंटेंट है इसका, रियल बैलेंसेस ऑफ मनी। एंड सेकंड इज डिमांड फॉर नॉमिनल बैलेंस। नॉमिनल बैलेंस का टॉपिक अलग से नहीं दिया हुआ, बट ऑब्वियस ये टॉपिक साथ में चलता है, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता होगा नॉमिनल बैलेंसेस क्या होता है, तब तक आपको ये बता नहीं पाओगे कि रियल बैलेंसेस क्या होते हैं। दूसरी बात फिर हम पढ़ेंगे अपने पास थ्योरीज कौन सी थ्योरीज के ऊपर दी गई हैं। उसके बाद में पोस्ट केन्जियन डेवलपमेंट कौन कौन सी है, बाउमोल केन्जियन अब जो थ्योरी बन के आई है, कि किनीज की थ्योरी के बाद किन किन लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी सामने मेंशन रखी। तो ये चैप्टर जो पूरा चलेगा उसके ऊपर चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास में टॉपिक और चल जाएगा, और इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है लिक्विडिटी ट्रैप। याद करो बहुत टाइम पहले की बात आप लोगों से मैंने की थी कि सर इंडिया के अंदर नोटबंदी हुई थी, रिमेंबर, डीमोनेटाइजेशन। अक्सर लोग बोलते हैं ब्लैक मनी ब्लैक मनी ब्लैक मनी वाज द रीजन। कहां सुना था प्यारे भाइयों बहनों, वहां सुना था ना। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है बेटा कीनीज की थ्योरी, लिक्विडिटी ट्रैप, कि हमारी इकोनॉमी कैसे ट्रैप में, कैसे जाल में फंसती हुई जा रही थी जिससे निकलना नामुमकिन था। प्रैक्टिकली बोलूं तो जापान इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पहले भी फेस कर चुका है। ओके, अब बात करते हैं। लेट्स बिगिन विद द पार्ट। ये पूरी कहानी में क्या लिखा है, सिंपली बता रखा है भाई मनी क्या होता है। तो इसका इसमें सिर्फ आपको ये बॉक्स पढ़ना है, क्योंकि इस बॉक्स में ही इस पूरी को समराइज किया गया। आओ दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, पढ़ना है इनसे। There is no unique definition of money. मनी कोई डेफिनेशन प्रक्रिया नहीं है। मनी क्या है? मनी कैन बी डिफाइंड फॉर पॉलिसी पर्पसेस एज अ सेट ऑफ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। लिक्विड फाइनेंशियल एसेट दैट सिंपली मींस कैश और कैश इक्विवेलेंट। दैट मींस कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। कैश या कैश के बराबर, दैट मींस स्टॉक के पार्ट को, जिन्हें आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? कैश के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं? लिक्विड एसेट्स। दैट इज आगे। नेक्स्ट इज वेरिएशन इन द स्टॉक, दैट इज चेंज इन स्टॉक which would impact on the aggregate economic activity। बट सर इसमें एक बात बताओ, इसमें हमारे पास ये वर्ड तो दिया ही नहीं कि मनी क्या होता है। तो आओ पहले बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मनी, फंक्शन ऑफ मनी विल लेट यू नो। एक राइट लिखते हैं इसके अंदर हम लोग, एंड दैट इज मनी क्या होता है, उसके फंक्शन कौन कौन से हैं। लिखो बेटा। हालांकि एक सेम टॉपिक हमारे पास में 12th क्लास में हुआ करता, जहां हमने हमारे पास में मनी और उसके फंक्शन सीखते थे। चैप्टर का नाम था हमारे मनी एंड बैंकिंग, रिमेंबर। यहां सिर्फ मनी के बारे में पढ़ रहे हो। तो मनी क्या होता है? अगर पैसे का मतलब क्या, आप किसे मनी बोलोगे? क्या इंडियन रुपीज मनी, यूरो इज मनी? नो सर। प्रैक्टिकली हर वो पार्ट मनी क्या है, मनी को हम डिफाइन करते हैं उसकी डेफिनेशन से। दैट इज ए कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम, ए कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप अपना एक्सचेंज करते हो, लेन देन करते हो, सेल परचेज करते हो, दैट इज सेल एंड परचेज के बीच में जिस मोड को, दैट मोड जिसे कॉमन एक्सेप्ट किया जाए, कॉमनली एक्सेप्ट, हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है। रिमेंबर, इसमें क्वेश्चन नहीं कि भाई मैं पैसा नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होता। आप कोई सामान बेच रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, उस केस में आपका ऑटोमेटिक सेंस क्या चलती है? भैया पैसा होना चाहिए। मनी की बात करते हो तो मनी को उसकी डेफिनेशन की बेसिस के ऊपर क्या किया गया बेटा? डिफाइन किया गया। इसी में आने वाले इसके फंक्शंस। फंक्शन का पहला फंक्शन भी यही मिलने वाला है, दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम। लेट मी शो यू, देखो दिखाता हूं। तो फंक्शन ऑफ मनी में देखो ये ऊपर क्या लिखवाया मैंने,
मनी को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया। मनी क्या है? लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स के रूप में डिफाइन किया गया। चेंज इन स्टॉक के स्टॉक को भी चेंज कर सकते हो, रिमेंबर। उसके बाद में जो कि एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है ना, नेशनल इकोनॉमी के अंदर जो भी एग्रीगेट फैक्ट है उसको अफेक्ट करता है। आगे बात करते हैं, यहां बात करते हैं मेनली टॉपिक यहां चालू होता है फंक्शन। तो फंक्शन में पहला पार्ट क्या हमारे पास, मैं हाईलाइट करता हूं, लिखवाऊंगा फिर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सुनते रहना ध्यान से बात को। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि कौन सा मीडियम? कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे कॉमन तरीके से हर पर्सन इसको एक्सेप्ट करेगा, रिमेंबर। तो मनी के पार्ट के अंदर हम क्या बोला? तो फर्स्ट डेफिनेशन इज, रीडिंग कराता हूं, इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज फैसिलिटेट इजी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भैया इजीली इसको एक्सचेंज कर सकते हो आप, कह रहे हैं, ठीक है भाई। इज एक्टिंग एज ए मेजरमेंट टू नॉट हैविंग एनी इनहेरेंट पावर टू डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो वही लाइन सुनना ध्यान से बात को, बेसिक पार्ट समझना। व्हाट इज द मेन पॉइंट हियर, लिखवा देता हूं, चलो फर्स्ट लिखो, नोट करो। द फर्स्ट फंक्शन इज, समझते रहना, कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मनी को, भैया मनी को कॉमन तरीके से, मतलब हर कोई, हर ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो या सेलर हो, परचेजर हो, हर कोई मनी को डिनाई नहीं करता। भैया मनी एग्जांपल, मनी का पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सामान के बदले सामान वाली इकोनॉमी जा चुकी है, सीसी इकोनॉमी बोलते थे, अरे यार बार्टर सिस्टम। जब गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाएगा तो बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बट प्रैक्टिकली आज के दिन पैसे को कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है, रिमेंबर। चीजों की, हर चीज की वैल्यू है। एग्जांपल, इस बुक की वैल्यू भी है, ये बुक भी क्या है, इसकी भी वैल्यू है, रिमेंबर। तो आप मुझे बताओ, बुक के बदले क्या दोगे? बुक के बदले सामान, घर का राशन दोगे? नो सर, पैसा एक्सेप्ट हो जाएगा। इसका मतलब आगे बढ़ना, कह रहा सर वही बात इसके अंदर मेंशन की गई है जो लिखा हुआ भी है, क्योंकि मनी ही है जो क्या करता है, कमांड्स परचेजिंग पावर। क्या करता है? कमांड परचेजिंग पावर एंड इट पोजीशन एनेबल्स अस टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई आवर वांट्स। सिंपल सी बात ना भाई साहब, आज आप सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो सिंपल पोजीशन क्या है कि पैसा ही है जिसे कॉमनली रूप से एक्सेप्ट किया जाएगा उन गुड्स सर्विसेज के बदले। आपने क्या पे किया? फी पे की। इसका मतलब ये थोड़ी बोला कि हाँ भी सर्विस के बदले आप सर्विस दोगे, नो सर। अगर ऐसा होता हमारे पास में तो ये मनी मार्केट नहीं कहलाती। बेटा आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट क्लियर हो गया, तो लिखा हुआ भी है, जो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी, दैट इज सीसी इकोनॉमी की प्रॉब्लम थी कि गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होगा, वो इसके अंदर नहीं है, उसको हटा दिया गया, उसकी इनएफिशिएंसी को हटा दिया गया। आगे आते हैं, नंबर 2 इज कॉल्ड मनी इज डिफाइंड वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू। द पॉइंट इज यूनिट ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट बोलते हैं इसको। सर ये क्या होता है? लेट मी शो यू, दिखाता हूं। पहला क्लियर है? नंबर 2, यूनिट ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ आउटपुट, या वैल्यू ऑफ आउटपुट या यूनिट ऑफ अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है बेटा? पैसा ही है जिससे आप किसी भी पार्ट को मेजर कर सकते हो, किसी भी पार्ट को मेजर कर सकते हो, यूनिट ऑफ वैल्यू। आज एग्जांपल मुझे बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं एग्जांपल, रिप्लाई करना मुझे, क्या मैं अगर ये बोलूं कि भैया मुझे ना एक घोड़ा खरीदना है, हॉर्स, तो कितने हॉर्स इज इक्वल टू कितनी कारें? कैन यू प्लीज डिफाइन दिस? आप कभी डिफाइन नहीं कर पाओगे, रिमेंबर। कितने घोड़ों के बदले कितनी कारें दी जाए, क्या ये डिफाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको बोलो कि भैया एक घोड़ा कितने रुपए का है, अमाउंट, और कार कितने रुपए की है, अमाउंट, तो सिंपल सी बात, अगर मॉनेटरी वैल्यू है, मतलब यूनिट्स को आप क्या करते हो, किसी भी सामान की, किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को आप यूनिट में डिफाइन कर सकते हो। ओनली द मनी इज द यूनिट ऑफ वैल्यू। मनी ही है, पैसा ही है जो पर्टिकुलर यूनिट को डिफाइन कर सकता है। नेक्स्ट पे आता हूं, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, ये हो गया, आगे आता हूं। आगे वर्ड ही देखो, मेनली से मेन वर्ड पढ़ना, ये इसकी हेडिंग्स है, मेनली इन्हीं को डिफाइन किया गया। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मीनिंग होता है बेटा फ्यूचर पेमेंट्स। भैया एक बात बताओ, क्या आप किसी गुड्स को अपने पास फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हो कि हाँ ये सामान है, इससे पेमेंट करूंगा फ्यूचर में? क्या उसका सर्टेन पार्ट है? नो सर। पैसा ही है जिसे आप होल्ड कर सकते हो, जिसे होल्ड करने के बाद आप उसकी फ्यूचर पेमेंट कर सकते हो। इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। क्या बोलता हूं मैं? थर्ड इज, लिखो, स्टैंडर्ड और डेफर्ड या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स। डेफर्ड को मतलब फ्यूचर बोल सकता हूं, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। आज जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैं कल तुम्हें इसके बदले अमाउंट पे कर दूंगा, तो किसकी बात कर रहे हो आप? पैसा ही वो पार्ट है जिसके थ्रू क्या कर सकते हो आप अपनी फ्यूचर पेमेंट्स को कर सकते हो, आप उसे होल्ड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है? इट इज इजी, आई कैन राइट द वर्ड, इट इज इजी टू होल्ड मनी इंस्टेड ऑफ गुड्स। आया ना? इंस्टेड ऑफ गुड्स। मैं एनिमल्स की बात करता हूं, एनिमल है मेरे पास में, मेरे पास 10 एग्जांपल, 10 घोड़े हैं, उनसे पेमेंट करूंगा, 10 गायें हैं, इनसे पेमेंट करूंगा। क्या फिक्स है क्या भैया? उनकी लाइफ फिक्स है क्या कि वो वैसे ही रहने वाले हैं जिंदगी भर? ऐसा इज इट सो? नो।
पैसा ही है जो कि क्या करता है, पैसे से क्या होता है, आप क्या करते हो, अपनी फ्यूचर पेमेंट को इजीली कर पाते हो। तो फ्यूचर पेमेंट को भी करने में मनी हेल्प करता है। पैसा एक कॉमन एक्सेप्टेड मीडियम है जिसे फ्यूचर में भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट पे आता हूं, द फोर्थ वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। तो रीडिंग तो करा दो, लिखा है क्या नहीं लिखा तो दिखा देता हूं। नेक्स्ट वन इज, जो लिखा हुआ मिलेगा आपके पास में, हेड इज वर्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोरेज, स्टोर मतलब स्टोरेज, आप मनी को स्टोर कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं बात बोलूं, बाय द इवैल्यूएशन ऑफ मनी, बाय द इवैल्यूएशन ऑफ मनी, नाउ इट इज easy, now it is easy to store the value of money। अब इजी हो गया है कि आप उसे स्टोरेज कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, ये आपको पता है इवैल्यूएशन कैसे हुआ? आपने सुना पहले क्या चलता रहा, गोल्ड कॉइन चलते रहे, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, राजाओं महाराजाओं के टाइम पर, याद आया? तो पहले कॉइन्स होते थे, उसी को आप मनी बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ, चेंज किया गया और आ गए मेटल कॉइन्स, जो हम आज भी यूज कर रहे हैं, मेटल कॉइन्स, रिमेंबर? फिर क्या है सर, फिर आपके पास पेपर नोट्स, दैट इज हम लोग नोट्स करेंसी की बात कर रहे हैं। लेकिन अब मैं अगर बात करूं पेपर नोट्स के बाद, अब क्या आ गया सर, डिजिटल। एग्जांपल मैं बोलूं प्लास्टिक मनी, फिर आया प्लास्टिक मनी, दैट इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड ऑल। और अब क्या, अब तो नया आ गया डिजिटल मनी। सोच के देखो, ये इवैल्यूएशन है, और इस इवैल्यूएशन की प्रोसेस से अगर हम बात करें तो क्या आप मनी को स्टोर कर पा रहे हो एज कंपेयर टू इनिशियल स्टेज? जो स्टार्टिंग में फिजिकल स्टोरेज की बात करता था भैया, ये तीनों के तीनों आइटम फिजिकल स्टोरेज की बात करते हैं, लेकिन ये बाकी लास्ट दो आइटम जो आपके पास अब अपग्रेड हुआ, इवैल्यूएशन हुआ मनी का, उसकी हेल्प से आप मनी की बड़ी से बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। जबकि ये पॉसिबल नहीं है कहां पर, इन टर्म्स ऑफ गुड्स, नॉट पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ गुड्स। तो गुड्स के केस में ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इन टर्म्स ऑफ गुड्स। गुड्स के सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है, जबकि मनी के सिनेरियो में पॉसिबल है। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज कॉल, कितना था हमारा, फोर्थ। आगे आते हैं, बस खत्म हो गया, फंक्शन खत्म, फंक्शन इज ओवर, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब तो एक बात सिखाता हूं, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप इस पर अपनी लाइन फ्रेम कर सकते हो। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो इसकी लाइन फ्रेम कर सकते हो। मनी को कॉमन एक्सेप्ट क्यों बोला गया? सिंपल सी बात, आज कोई भी सामान खरीदोगे, परचेज करोगे, तो उसे यूज किया इन केस ऑफ सेल और परचेज, each and everybody is bound to accept money. You all are bound to accept money. Money भी कौन सा? I can write the word high powered money. कौन सा बेटा? High powered money. क्या नाम आगे भी आएगा। हाई पावर्ड के अंदर क्या क्या आता है? करेंसी और पेपर नोट्स। दैट इज, आई कैन यूज द वर्ड कॉइन्स प्लस पेपर नोट्स। इनको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है। इसी को आरबीआई की भी, इसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी बेस भी कहा जाता है। इट इज नोन एज मॉनेटरी बेस। चले आगे बढ़े, आगे आते हैं, फंक्शन पार्ट क्लियर, आगे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अब देखो यहां पे टॉपिक आता है डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। इतनी बड़ी कहानी में क्या लिखा है, लेट मी टेल यू, दिखाता हूं, लिखवाता हूं, ठीक है। सुनो, ये तो तुमने कहानी इतनी बड़ी लिखी है, इसमें का मतलब क्या है, लेट मी शो यू। मैंने कहा था ना एक लिखा है, मैं दोनों लिख के दिखाऊंगा इसमें। तो हेडिंग बनाओ बेटा, जब आप बात करते हो मनी के बारे में, तो मैं बात कर रहा हूं डिमांड फॉर मनी के बारे में। डिमांड फॉर मनी एंड साथ ही साथ सिखाऊंगा आपको मैं सप्लाई फॉर मनी। जब मैं सप्लाई फॉर मनी वर्ड यूज करता हूं, इट सिंपली मींस मैं बात कर रहा हूं मनी सप्लाई की। तो सप्लाई फॉर मनी कहूं या बोलूं मैं मनी सप्लाई, मतलब सेम है, ध्यान रखना बेटा। लेकिन यहां पे दो फैक्टर आते हैं, जो कि एक लिखा हुआ है और एक नहीं लिखा हुआ। मैं दोनों की बात करने वाला हूं, लिसन टू मी। सप्लाई फॉर मनी के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले डिटेल के अंदर, बट यहां पे हम बात कर लेते हैं उसके बारे में भी। सुनो, डिमांड के अंदर जब डिमांड फॉर मनी की बात आती है, मतलब मनी की डिमांड कितनी है, रिमेंबर, और सप्लाई फॉर मनी में मनी सप्लाई की बात कर रहे हो। अब बताओ ना, मनी सप्लाई को होल्ड कौन करता है? मनी सप्लाई इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, कौन करता है, बोलो बोलो बोलो, एडमिनिस्ट्रेड बाय, वेरी गुड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, आरबीआई करता है, यस। तो आरबीआई ही करता है जो मनी सप्लाई को होल्ड करता है। भाई कितना नोट छापना है, कितना प्रिंट करना है, कितना नहीं करना, सारी बात इसके हाथ में आती है। बट एक्चुअली इसके अंदर पार्ट ये नहीं है, पार्ट दो है बेटा। डिमांड फॉर मनी को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। बेशक आपके मॉड्यूल को बड़ा बेहतरीन बनाया गया है इस बार, इस इकोनॉमिक्स के मॉड्यूल को, लेकिन फिर भी इसमें लाइन को कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया है। जिन लाइंस को आप स्ट्रेट टू द पॉइंट लिख सकते थे और टू द पॉइंट लिख सकते थे, उसको आपने नहीं लिखा हुआ है। फिर भी अच्छा पॉइंट है एज कम्पेयर टू अदर मॉड्यूल्स।
तो बात करते हैं. वन इज डिमांड फॉर मनी. फर्स्ट आता है डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस एंड डिमांड फॉर नॉमिनल बैलेंसेस. पढ़ते भी कैसे हैं? डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस ऑफ मनी एंड डिमांड फॉर नॉमिनल बैलेंस फॉर मनी. सेम यहां पर सप्लाई फॉर रियल बैलेंसेस ऑफ मनी और सप्लाई फॉर नॉमिनल बैलेंसेस फॉर मनी. ठीक है. अतुल ने पूछा भी था मुझसे कि सर ये लास्ट में एम वाला पार्ट है वो क्या है? बेटा एनएम इज कॉल्ड नॉमिनल की बात कर रहा है वहां पे वो. ठीक है. ओके, अब बात करते हैं. लिसन टू मी गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस ऑफ मनी? पहले समझ लो फिर समझा देता हूं, लिखवा देता हूं. रियल का मतलब क्या, नॉमिनल का मतलब क्या? तो बिफोर स्टार्टिंग द नॉमिनल वर्ड रियल वर्ड आप सीखो पहले नॉमिनल क्या होता है. बेटा नॉमिनल का मतलब होता है जब मैं कह रहा हूं डिमांड. आज मुझे बताओ एज ए पर्सन, एज ए कंज्यूमर, एज ए इंडिविजुअल, आज आप कितना पैसा चाहते हो? आज आप कितना पैसा चाहते हो इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम की? तुम्हें नहीं पता इनकम बाढ़ में गई, इनकम छोड़ो, इंटरेस्ट रेट छोड़ो. आज मैं कहूं अगर इंटरेस्ट रेट को, मार्केट के इंटरेस्ट रेट को देखो, पैसा लेने दो तरीके. रिमेंबर, तुम कितना चाहते हो तुम्हारी इनकम पे डिपेंड करता है. दूसरा, बैंक से क्या इंटरेस्ट, अगर लोन लोगे तो बैंक से इंटरेस्ट चेक करते हो. पर सोच के बताओ तुम एक्चुअली एन इंडिविजुअल, मतलब सिंपल सी बात, द अग्रीगेट अमाउंट, आई कैन यूज द वर्ड, द अग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी एन इंडिविजुअल, एक पर्सन जो चाहता है, wants to have, वो कितना चाहता है? आप तुम बोलो सर कितना भी मिल जाए, मतलब अमाउंट तो कुछ होगी ना. रिमेंबर, बट आप जो अमाउंट बोल रहे हो क्या आपकी इनकम उतनी है? एग्जांपल लेट सपोज किसी ने बोला सर मेरे को ना एग्जांपल 100 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ रुपए चाहिए. मैं क्वेश्चन है तुम्हें 100 करोड़ मिल जाएंगे क्या? तुम्हारी इनकम कितनी है? बोले कुछ भी नहीं. बोले क्या तुम 100 करोड़ का इंटरेस्ट बेयर कर पाओगे? बोले नहीं. सोचो ध्यान से बात को बेटा, सोचो ध्यान से. तो ऐसा मनी जो आप डिमांड कर रहे हो विदाउट, इनरेस्पेक्टिव ऑफ, दैट मींस इरेस्पेक्टिव, मतलब आई कैन यूज द वर्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ, आपने सोचा तक नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, इन दोनों को ध्यान में ना रखते हुए आप जो मनी की डिमांड कर रहे हो दैट इज कॉल्ड डिमांड फॉर नॉमिनल बैलेंसेस फॉर मनी. क्या बोलेंगे? डिमांड फॉर नॉमिनल बैलेंसेस फॉर मनी, ऐसे पढ़ते हैं इसको. ठीक है. दूसरा, बट जब सेकंड साइड में एक्चुअल में क्या होता है, रियल में वास्तविक क्या है? वास्तविक ये कि भैया आपकी डिमांड फॉर मनी डिपेंड करती है दो फैक्टर के ऊपर. तो कौन कौन से? सर व्हाट इज डिमांड फॉर बैलेंस ऑफ मनी? लिखो, इज द एक्चुअल अमाउंट, इज द रियल अमाउंट, ये रियल अमाउंट. कौन सी रियल अमाउंट? द डिमांड फॉर विच, डिमांड ऑफ विच इज डिपेंडेंट ऑन, जो डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटा? डिपेंडेंट ऑन, बस दो फैक्टर है. पहला है लेवल ऑफ इनकम, कि आपकी इनकम कितनी, आज प्रैक्टिकल तुम्हें पैसा कितना मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ इनकम. और कौन सा? एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. नॉमिनल मतलब जिसके ऊपर एनी टाइम मार्केट में मनी अवेलेबल रहता है. लोग कहते हैं भाई कितने में तुम्हें लोन मिल जाएगा? बोला 14% पे, 15 में मिल जाएगा. तो जो तुम बोल रहे हो वो कौन सा? नॉमिनल रेट है. जब एक्चुअल में तुम लोन लेने जाते हो बेटा तो क्या तुम्हें उतने मिलता है? नहीं सर, वो होता परसेंटेज के अंदर 14.5, 14.25. दैट पॉइंट वाला पार्ट कहां से आया? वो आता है ड्यू टू इन्फ्लेशन. तो बोलते हैं बेटा व्हेन नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, जब महंगाई के लेवल से उसे एडजस्ट किया जाता है तब निकल के आता है कौन सा? रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो एक्चुअली जो हम बात करते हैं यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा होता है? इट इज रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसी की बात यहां पे कर रहे हो. तो डिमांड फॉर मनी क्लियर हो गया बेटा? क्या ये पार्ट समझ में आया? बोलो हाँ या ना. तो पूरे पार्ट में वही लिखा हुआ है डिमांड फॉर मनी क्या होता है. डिमांड फॉर मनी का मतलब है डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस ऑफ मनी, नॉट द नॉमिनल बैलेंसेस. क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है? वो रियल ही होता है, नॉमिनल नहीं होता है. चले आगे बढ़े. अब एक पार्ट और सिखा देता हूं यहीं पे. सर सप्लाई फॉर मनी, तो सेम पार्ट यहां पर. अब अगर मैं बोलूं सप्लाई फॉर नॉमिनल बैलेंस का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ बेटा सप्लाई फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी फॉर द डिमांड ऑफ नॉमिनल बैलेंसेस ऑफ मनी. क्या ऐसा प्रैक्टिकली हो रहा है क्या कि तुम पैसा मांग रहे हो और बोला हाँ घर पे देने जा रहा हूं पैसा, अभी आया घर पे देने? नहीं ना, नॉमिनल बैलेंसेस ऑफ मनी. मतलब ऐसी सप्लाई जो नॉमिनल बैलेंसेस के लिए की जा रही है दैट इज नोन एज, उसे कहते हैं बेटा सप्लाई फॉर नॉमिनल बैलेंस ऑफ मनी. जो इसके लिए हो रही है, किसके लिए हो रही है?
इसके लिए हो रही है, जो कि प्रैक्टिकली होती नहीं है। तो एक्चुअली में होती कौन सी है? सप्लाई फॉर रियल बैलेंसेस ऑफ मनी। तो वर्ड क्या आया, मतलब कौन सी? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई कौन सी वाली? सप्लाई फॉर मनी। सप्लाई फॉर मनी कहूं या बोलूं मनी सप्लाई, पैसे की सप्लाई। रिमेंबर, मनी सप्लाई विच इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस ऑफ मनी। जो रियल बैलेंस के लिए हो रही है उसे कहते हैं बेटा सप्लाई फॉर रियल बैलेंस फॉर मनी। बोलो, याद रहेगा ये पार्ट? नोट करना है, नोट कर लो, देख लो ये पार्ट। चले आगे बढ़े, आगे आ जाओ, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हो गया डिमांड फॉर मनी। अब इसमें देखो यहाँ पे एक पॉइंट आया, कुछ टॉपिक हमारे पास में, थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। इस पे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो उसको रेडी कर लेना भाई। डिमांड फॉर मनी, अब मुझे बताओ, जब मैं डिमांड फॉर मनी लिखूंगा अब जब भी, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस ऑफ मनी। एक्चुअली में रियली बोलोगे, कोई प्रैक्टिकली वही होता है। तो उसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं बेटा। थ्योरी में पहली अप्रोच क्या? क्लासिकल अप्रोच। ये हम पहले ही बात कर चुके। क्लासिकल अप्रोच का मतलब होता है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने दिया। याद करो जब कीनीज की थ्योरी पढ़ी थी आप लोगों ने, तो आपको आइडिया मिला होगा वहां पे क्या था। सर, ऐसी थ्योरी विच आर बेस्ड ऑन लॉन्ग रन, जो लॉन्ग रन पे डिपेंडेंट है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा QTM, दैट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इट टॉक्स अबाउट द क्वांटिटी, द नंबर्स की बात करता है, पैसा कितना। आओ तो पढ़ना, जैसे क्या लिखा हुआ है, रीडिंग करना, रीड करना फर्स्ट इनिशियली। ये बहुत पुरानी थ्योरी है। हाँ सर, पुरानी थ्योरी है, आगे पढ़ते रहो। किसने दी थी? फिशर ने दी, इरविन फिशर। एक्चुअली इरविन फिशर ही वो पर्सन थे बेटा जिन्होंने इन्फ्लेशन के कनेक्टेड थ्योरी दी है। फिशर थ्योरी बोलते हैं उसको। इरविन फिशर वो पर्सन है जिन्होंने इन्फ्लेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी थ्योरी दी है अपनी। बट यहां पे बोल रहा है QTM बोल रहा है। आगे पढ़ना, अपनी बुक में लिखा, परचेजिंग पावर ऑफ मनी में लिखा उन्होंने, 1911 में लिखा था। वो एक न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। ये बोथ द वर्जन ऑफ QTM डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन द मनी। देखो थ्योरी क्या होती है, सुन से, जब किसी इकोनॉमिस्ट ने अपनी कोई मेन बात कही, उसकी वो बात ही थ्योरी है। जैसे आपने बोला भाई, एग्जांपल याद करो, आपने एक पार्ट सीखा था, एक मिनट रुकना, आपने एक पार्ट सीखा था बेटा, याद करो, रिमेंबर कि आपने कहा था, किनीज ने एक बात बोली थी कि भैया प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर ऑल आर इंटरकनेक्टेड। सेम पैटर्न से, सेम तरह से अगर मैं कहूं किसी पर्सन ने कोई बात बोली तो वो थ्योरी बन गई। तो इनकी थ्योरी क्या थी, पढ़ लो ध्यान से। कह सर QTM ने क्या बताया, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल, एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी इज मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ मनी, प्राइस लेवल वैल्यू ऑफ मनी। सर सिंपली इनकी थ्योरी बताती है रिलेशन बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल। दैट इज QTM थ्योरी इज ऑल अबाउट कि पैसा, मनी की बात कर रहे हो और किसकी बात कर रहे हो? प्राइस लेवल की। और याद करो हमने कल एक लास्ट क्लास में एक वर्ड सीखा था, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। और सोच के देखो क्या पैसा, मनी और इकोनॉमी के अंदर प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का लेवल आपस में इंटरकनेक्टेड है या नहीं है? है सर। अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस लेवल बढ़ेगा, याद है ये बात। और मनी सप्लाई अगर कम होगा तो पैसे का लेवल भी गिरेगा। और दूसरी बात भी सुन लो ना, और जब पढ़ा था आप लोगों ने, प्राइस लेवल का इंक्रीज होना इकोनॉमी में डिमांड को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ती है इससे। देखो लिखा हुआ भी है, परचेजिंग पावर भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, वो भी चेंज होती है हमारे पास में। तो दैट थ्योरी विच टॉक्स अबाउट, क्या बोलते हैं, दैट थ्योरी विच टॉक्स अबाउट द डिफरेंस, द रिलेशनशिप बिटवीन, द स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल, दैट इज कॉल्ड QTM थ्योरी। याद रहेगा मीनिंग? कितना याद रहेगा, नहीं रहेगा? यही मेन पॉइंट है इसका। इसको डिफाइन करने का तरीका बोला MVPT, एम इज कॉल, तो एम को किस करते हैं? एम इज कॉल मनी, याद रखना। एक्चुअली मैं बोलूं तो सप्लाई फॉर मनी को एम से डिनोट करते हैं, लिखवाया था शायद मैंने, लास्ट में लिखवाया था। हाँ, एल इज कॉल्ड डिमांड फॉर मनी, एल इज कॉल्ड डिमांड फॉर मनी, और एम इज कॉल्ड सप्लाई फॉर मनी। ये इनका डिनोशन है, इनका डिनोशन है। तो यहां पे क्या बना, एम इज इक्वल टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, कितना पैसा भैया। दूसरा वी इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन, कितना लेन देन कर रहे हो आपने, एवरेज नंबर ऑफ टाइम अक्रॉस ऑल ट्रांजेक्शन यूनिट ऑफ वैल्यू
इज रूपी इज स्पेंट ऑन परचेजिंग गुड्स, कितना पैसा खर्च कर रहे हो, तो क्या होगा भाई, सोचो ना ध्यान से, टोटल पैसा इनटू में कितने टर्म्स में इनटू कर रहे हो, किसके इक्वल होगा, वो होगा एवरेज प्राइस कितना निकल के आया और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। चेक करो ना, प्राइस इनटू कितनी ट्रांजेक्शन की, क्या ये जितना पैसा आपके पास मनी सप्लाई किया इनटू में ट्रांजेक्शन उसके बराबर नहीं होगा क्या, होगा। अगर मैं एम टी को यहां पे चाहता मैं टी लिख सकता था, टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहां पे टी ट्रांजेक्शन को शो कर दिया, हमने क्या बोला, वेलोसिटी। तो एम वी इंटू एम इज इक्वल एम इंटू वी इज इक्वल टू पी इंटू टी, दिखा भी है। पी कैसे निकलता है देखो ना, एम वी अपॉन टी, अगर सोचो ना ध्यान से, मैं अगर पी निकालना चाहूं तो क्या बन जाएगा, ये टी का चला जाएगा, नहीं चल जाएगा, तो एम वी अपॉन में टी इज इक्वल टू प्राइस। तो प्राइस का लेवल पता लगा सकते हो, और वही तो बोला, देखो ध्यान से, वही तो बोला कि प्राइस में और मनी सप्लाई के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है, दैट थ्योरी इज कॉल्ड क्यूटीएम। याद रहेगा, बोलो, क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इसी को और एडवांस करने के लिए क्या लिखा हुआ, पढ़ना ध्यान से, इन्फ्लेशन की बात करता है यहाँ पे, मानता थोड़ी है। तो बोला सिंपल सी बात, लेटर ऑन इकोनॉमी जो टी था, ट्रांजेक्शन था, उसे वाई से रिप्लेस कर दिया गया। बोला क्या, बाद में इस थ्योरी में एड ऑन क्या हुआ कि इनकम का पार्ट एड ऑन कर दिया गया, लिखा हुआ पढ़ना ध्यान से। फिर इसने एक्सटेंड कर दिया इक्वेशन को, इंक्लूड द डिमांड फॉर मनी, डिपॉजिट एम एंड द वेलोसिटी। अब आपने डिपॉजिट की बात कर लिया, क्या बोला, एम वी इज इक्वल टू, फिर क्या बन जाएगा, ये एम वी दिख रहा है आपको, क्या कर रहा है, ये एम और वी का पार्ट क्या, एम डैश और वी डैश क्या है, तो एम भी तो वही पुराने वाला। अब क्या बोल रहा है भैया, अब देश के अंदर सिर्फ पैसा कैश में नहीं चल रहा, उधार भी चल रहा है, क्रेडिट की बात भी कर रहे हो। तो सिंपल सी बात, कैश मनी और क्रेडिट मनी, कैश मनी और क्रेडिट मनी इज इक्वल टू पी एंड टी। सच में क्या बोल रहा हूं, ठीक है, बन गया हमारे पास में कैश मनी और ये बन गया क्रेडिट मनी, इन दोनों का इंटू तब जाके बनता है पी इज इक्वल टू टी। क्योंकि आज लोग खाली अपने पास में ये नहीं कि कैश कैश का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, ठीक है, आगे आता है। नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारे पास कौन सी, कैम्ब्रिज अप्रोच। कैम्ब्रिज की अप्रोच क्या कहती है, पढ़ना से, अल्फ्रेड मार्शल, पीगो, डीएच रॉबर्टसन, जॉन में जेएम किनीज, जो हम पढ़ा था अपने पास में, तो इन्होंने क्या किया, आपस में एक थ्योरी दी, क्या बोला, फॉरवर्ड ए फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी नोन एज कैश बैलेंस अप्रोच। ये है मेन पॉइंट इसका, कैश बैलेंस अप्रोच या कैम्ब्रिज अप्रोच। तो आई कैन यूज द वर्ड कैम्ब्रिज अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज कैश बैलेंस अप्रोच और थ्योरी, लिखा हुआ पढ़ना ध्यान से। ये थ्योरी होल्ड करती है मनी इंक्रीजेस यूटिलिटी इन फॉलोइंग टू वेज। कह रहा है सिंपल सी बात, वर्जन क्या कह रहा है मनी इंक्रीजेस, पैसा का बढ़ता है, इंक्रीजेस यूटिलिटी, मनी क्या करता है, पैसा यूटिलिटी को बढ़ाता है। इस थ्योरी का मानना क्या है, पैसा ही यूटिलिटी को बढ़ाता है। सोच के देखो ना भाई, इंटरकनेक्टेड पार्ट है। ऊपर था प्राइस एंड मनी एंड प्राइस लेवल की थ्योरी, क्यूटीएम, ऐसे याद रखना, मनी एंड प्राइस थ्योरी, मनी एंड प्राइस लेवल, क्यूटीएम। ये क्या कह रहा है, मनी और यूटिलिटी, पैसा और यूटिलिटी आपस में कनेक्टेड है। चेक करो ना, अगर पैसा बढ़ेगा, किसी पर्सन के हाथ में मनी सप्लाई, अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी, पीपी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड की इंक्रीज करने की बात करोगे तो कंज्यूमर क्या चेक करेगा, अपनी यूटिलिटी चेक करेगा। तो सोचो ना, मनी सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या यूटिलिटी पे डिफरेंस नहीं पड़ेगा क्या, पड़ेगा सर। आगे लिखा हुआ इसी बारे में बताया हुआ है, टू वेज। पहले, enabling the possibility of split up of sale and purchase in two different points at a time rather than being simultaneously। बोला भैया पहली बात, दो पार्ट में, दो तरीके से होता है। पहला क्या है कि आप क्या कर सकते हो, अपने अमाउंट को, सेल परचेज को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सिंपल सी बात ना। अब पैसे की बात जब कर रहे हो तो सिंपल दो लोग इन्वॉल्व है नहीं है। जब डिमांड की बात कर रहे हो कि एक ने डिमांड किया, सेकंड ने बेचा, एक ने डिमांड किया, सेकंड ने बेचा, तो क्या इसे स्प्लिट कर सकते हैं कि मैं कितना सेल कितना परचेज की बात को डिवाइड कर रहा हूं। रिमेंबर, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते आए की बात याद रखो, किसी का किया हुआ खर्चा किसी की इनकम होती है, किसी का किया हुआ खर्चा किसी की इनकम होती है। क्या करती है सर, इन द फॉलोइंग, पहला बोल क्या, अनेबल करना और उसको एक्टिव करना, किसको, पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिट अप। ये थ्योरी कहती है भैया कि आप अपनी सेल और परचेज के पार्ट में मनी पार्ट को डिवाइड कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू यूटिलिटी पार्ट। तो सेकंड क्या है, बीइंग ए हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, और उसको आप होल्ड भी कर सकते हो, रख भी सकते हो अपने पास में, किसके लिए, अनसर्टेनिटी, मतलब सिंपल सी बात, फॉर फ्यूचर या फॉर डेफर्ड पेमेंट्स के लिए। क्लियर हो गया, आइडिया मिला क्या बोला। तो देखो ये पार्ट एक्चुअली अगर बोलूं तो इसमें दो वर्ड मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट था ये वाला वर्ड, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली पार्ट है ये वाला कि व्हाट इज अ थ्योरी which talks about money and utility। answer is Cambridge theory, या we can say cash balance approach, cash balance approach, कि कैश को कितना रखा जाए। आगे पढ़ना, चलो आगे पढ़ते हैं। इसी को डिफाइन किया गया,
कैम्ब्रिज मनी डिमांड फंक्शन कैसे लिखा है देखो, अब यहां पे क्या है, एमडी इज कॉल्ड डिमांड फॉर मनी, एमडी इज कॉल्ड डिमांड फॉर मनी, के इज कॉल्ड प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम। देखो नॉमिनल वर्ड यूज किया ना कि रियल इनकम यूज किया। नॉमिनल इनकम द पीपल वांट्स टू होल्ड एज कैश बैलेंसेस, होल्डिंग पावर वाला पार्ट, कैश कैन बी होल्ड। सर लोग कैश को कितना होल्ड करना, पीपल जो जितना पैसा लोग होल्ड करना चाहते हैं। आज एक बात बताओ, किसी पर्सन की इनकम 20,000 रुपए, तो 20,000 उसके लिए नॉमिनल मनी है बेटा, उसमें जितना खर्च करेगा दैट इज रियल इनकम। पढ़ते नहीं पढ़ते हो, जितना वो खर्च करेगा उसे रियल इनकम बोलते हैं। तो वर्ड क्या बना, एमडी इज इक्वल टू डिमांड फॉर मनी बैलेंसेस इज इक्वल टू के इनटू कितना हिस्सा नॉमिनल इनकम का वो खर्च करेगा, किसके ऊपर खर्च करेगा, पी मतलब प्राइस, कौन सा, एवरेज प्राइस लेवल, उस टाइम में जो सामान बिक रहा है उसका, प्लस में पी वाई इज कॉल्ड नॉमिनल इनकम, अपनी नॉमिनल इनकम, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, अपनी, ऐसे दिखाता हूं, अपनी नॉमिनल इनकम, ये क्या है, अपनी नॉमिनल इनकम का कितना पार्ट वो क्या कर रहा है, जितना प्रोपोर्शन वो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, उसे क्या बोलते हो, डिमांड फॉर मनी। वही तो होता है, इनकम का जो हिस्सा आप खर्च करते हो दैट इज कॉल्ड डिमांड फॉर मनी। वही डिमांड आपके पास, उतना डिमांड करोगे ना। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है भाई, इनकम में कोई, आपको पैसा क्यों चाहिए बताना, क्या पैसा चाहिए, क्या पैसा इसलिए चाहिए कि अच्छा बस पैसा कमाता रहूंगा, कुछ नहीं छेड़ूंगा उसको, इज इट सो, नो, यू वांट टू स्पेंड दैट मनी एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच, क्या क्यों कर रहे हो, डिमांड डिपेंडेंट ऑन यूटिलिटी फैक्टर, क्योंकि आप चाहते हो अपनी वांट सेटिस्फाइंग पावर, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, क्वांटिटी वर्ड था, बट यहां मीनिंग ओवरऑल बोला गया, एग्रीगेट के लिए बोला गया। क्या बोला भैया, कितनी वांट को सेटिस्फाई कर सकूं, यू आर डिमांडिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज यू वांट टू सेटिस्फाई योर वांट्स, सिंपल लॉजिक। आगे आता है, नेक्स्ट इज कॉल्ड, फिर आया कौन सी, किनीज की डिमांड फॉर मनी थ्योरी, जो हमने ऊपर पढ़ ली वैसे भी लिखा हुआ है। किनीज ने क्या बोला, किनीज ने थोड़ा उल्टा बोला, देखो याद है थ्योरी रहेगी ना, मनी एंड यूटिलिटी, ऊपर वाला मनी एंड प्राइस लेवल, ये कौन सा आगे पढ़ना ध्यान से, कह रहा सर डिमांड फॉर मनी की थ्योरी किनीज क्या कहती है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी बोलता है लिक्विड एसेट्स को, किनीज का मानना है कि आप अपने पास में लिक्विड एसेट्स रखो, दैट मींस जिन्हें आप कैश वो या कैश इक्विवेलेंट के रूप में रख सकते हो। लाइक स्टॉक भी क्या है, स्टॉक भी कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, वी कैन कन्वर्ट इनटू कैश, रिमेंबर आगे पढ़ना लिखा हुआ सर। इसी को बोलता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ए टर्म दैट वाज कॉइन्ड बाय जो जेएम किनीज इन हिज मास्टरपीस द जनरल थ्योरी ऑफ, देखो बुक का नाम आ गया वही, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। Yes, sir, denote people are desire to hold money rather than securities of long-term interest bearing investment. ओहो बड़े काम की थ्योरी है भैया, सुना ध्यान से बात को। दो थ्योरी जहां बात करती है मनी एंड प्राइस लेवल, एक बात करती है मनी एंड यूटिलिटी, और एक थ्योरी बात कर रही है बेटा किसके बारे में, कि लोग आज के दिन, तो अभी तो थोड़ा माहौल चेंज हो रहा है, बट अभी तक भी मैक्सिमम लोग वो इंस्टेड ऑफ बाइंग द सिक्योरिटी, अपने पैसे को, अभी ना कल ही परसों कुछ सुन रहा था, आई थिंक वॉरेन बफे का नोवेल पढ़ रहा था मैं, ऑडियो बुक सुन रहा था, तो उसमें एक वर्ड आया था कि नॉर्मली, क्या आप लोग जानते हो, जो लोग अपना पैसा सेविंग में रखते हैं, अगर आप अपना पैसा सेविंग में अकाउंट में रखते हो तो आप अपना हर साल 2.5% का लॉस खाते हो, ओवरऑल लॉस, क्योंकि इन्फ्लेशन से कंपेयर उसको कंपेयर करोगे तो आपका लॉस होता है बेटा, आप फायदे में नहीं नुकसान में जाते हो, जो इंटरेस्ट आपको वहां से मिल रहा है, तो वेस्टेज है ध्यान रखना। ओके, और एक बार और सुना था मैंने, स्वैप मनी, स्वैपिंग फैसिलिटी, कि अगर आप चाहो तो बैंक में एक फैसिलिटी होती है जो बैंक आपको कोई बताएगा नहीं, आप बैंक वालों को एप्लीकेशन देके बोल सकते हो भाई साहब की बात ऐसी है, मेरे सेविंग मनी को, मेरे सेविंग अकाउंट को स्वैप में कन्वर्ट कर दो। स्वैपिंग मतलब उस केस में आपको अपने सेविंग अकाउंट के बैलेंस के ऊपर फिक्स डिपॉजिट वाला क्या मिलेगा सर, फिक्स डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट वाला इंटरेस्ट मिलेगा, और आप उसे एज ए सेविंग पार्ट के रूप में कैसे भी विड्रॉ कर सकते हो, निकाल सकते हो, ये पार्ट था। अब बात करते हैं, तो क्या बोला, किनीज की जो थ्योरी है ना बड़ी काम की थ्योरी है, तो जेएम किनीज भैया ऐसे ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं कहलाए, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं कहलाए। उन्होंने बोला लोग ना प्रेफर करते हैं पैसे को होल्ड करना इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग दैट मनी, उसे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डालने से बेटर क्या समझते हैं, वो सोचते हैं एक काम करो भाई इसे होल्ड ही कर लो, और होल्ड का मीनिंग होता है बेटा ध्यान रखना इडल मनी, while you're holding money that means in terms of cash, in terms of cash, cash मतलब liquidity part। क्यों होल्ड करते हैं अब बताता हूं, there are three motives of holding money guys, सुन लो ध्यान से, यहीं क्लियर हो जाएगा हैंड टू हैंड। आज हम लोग अपना पैसा क्यों होल्ड करते हैं, आज तुमसे पूछता हूं, तुम घर से बाहर निकलते हो ना, निकलते हैं सब, ये सिर्फ जेएम किनीज नहीं कह रहा इस बात को,
बैंक्स भी मानते हैं, इवन आरबीआई खुद बोलता है कि हाँ यार, अगर मनी इश्यू किया गया तो सारा का सारा पैसा वापस नहीं आएगा। लोग अपने पास कैश के रूप में पैसा रखते हैं, कैश रखते हैं। अब तुम खुद सोचो, तुम बाहर गए, तुम्हारे पास में क्या पैसा होता है, कितने अमाउंट पॉकेट में रखते हो कैश के रूप में, और क्यों रखते हो, बताओ। पहला पार्ट, मैं घर से बाहर निकला तो मुझे ट्रांजैक्शन के लिए पैसा चाहिए, लेन देन के लिए, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ भी खर्च करना है। गाड़ी निकलेगा, गाड़ी निकला तो पेट्रोल डलवाना है ना, कुछ खाने का मन कर गया, दैट इज ट्रांजैक्शन। द फर्स्ट मोटिव, इसी को बोलते हैं द मोटिव ऑफ होल्डिंग मनी। अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर ध्यान रखना। व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ होल्डिंग मनी? द फर्स्ट मोटिव इज ट्रांजैक्शन मोटिव, व्हिच वी कैन से फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। लेन देन के पर्पज से जो पैसा आप होल्ड करते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन पर्पस, ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन के बाद सोचो, क्या आप उतना लेके निकलते हो घर से जितना आपको चाहिए? नो सर, आप कुछ एडिशनल रखते हो इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी मोटिव। कि कल को मान लो बाइक पंचर होगी तो क्या करेंगे, सोचो, है ना, हाँ है ना। मैं बाहर निकला, मैं जूस पी रहा था, दोस्त भी देख रहा है मुझे आगे, अब पूछना पड़ेगा ना उससे, भाई तू पिएगा क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं, पिएगा क्या, ऐसा तो नहीं करने वाले। तो पॉइंट कहने का मतलब क्या है, प्रिकॉशन लेके चलते हो फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस, दैट मींस स्पेशली आई कैन यूज द वर्ड फॉर इमरजेंसी पर्पस, आया ना। और तीसरा है स्पेकुलेटिव। सट्टा खेलते हो आप लोग? नहीं सर, हम तो नहीं करते, लेकिन एक्चुअली देखिए दो मोटिव पूरे होते हैं तब जाके नंबर आता है किसका। देखो लोग उल्टा करते हैं, अपने ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन के पैसे को स्पेकुलेटिव में लगा देते हैं, जो कि गलत है। पहले ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए होल्ड करो, प्रिकॉशन के लिए होल्ड करो, उसके बाद नंबर किसका आता है? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है, इट मींस इट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है, उसके लिए होल्ड कर सकते हो। तो तीन मोटिव्स हैं बेटा जिनके लिए पैसे को होल्ड किया जाता है, प्रिकॉशनरी, ट्रांजैक्शन और स्पेकुलेटिव मोटिव। क्योंकि यहां पर डिपेंड करता है किस पर, किस लिए डिपेंड कर रहा है कि आपको, अगर मान लो आप होल्ड स्पेकुलेशन में लगा रहे हो, दैट मींस कितना इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने डिबेंचर्स बॉन्ड्स की बात की तो रिमेंबर, या आपने बोला एग्जांपल, नहीं भैया मैं तो इक्विटी की बात कर रहा हूं, तो कितना रिटर्न मिलेगा आपको। तो इस पार्ट के ऊपर जो डिपेंडेंट होता है उसको तीन मोटिव्स बोलते हैं। थ्री मोटिव होल्डिंग मनी, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन और स्पेकुलेटिव। आगे आता हूं। नेक्स्ट इज, चलो चलो, ओहो आ गया आ गया आ गया, नाम दिया था ना मैंने, लिक्विडिटी ट्रैप। अक्सर ना ये टॉपिक बड़ा डिटेल में चल सकता है मेरे साथ में, लेकिन मैं आपको स्ट्रेट पॉइंट पे बताऊंगा, सुनो ध्यान से। द वर्ड लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? ट्रैप मतलब जाल, लिक्विडिटी कैश लिक्विडिटी को बोलते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोला कि इंडिया के अंदर, इवन रशिया में भी हुआ, नोटबंदी हुई, डीमोनेटाइजेशन हुई ना। लोग कहते हैं यार ये तो ना ब्लैक मनी के लिए हुआ। अरे ब्लैक मनी होता क्या है, पूछे आप लोगों से मैंने। ब्लैक मनी को आप क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी मतलब काला धन। हाँ काला, काला मतलब जिसे रिकॉर्ड नहीं किया गया, है ना, ये मीनिंग भी है। द मनी विच इज नॉट रिकॉर्डेड इज कॉल्ड ब्लैक मनी। बट थिंक अबाउट वंस अगेन, बोलने से पहले, क्या नोट कौन प्रिंट करता है? करेंसी किसने प्रिंट की? आरबीआई ने। तो आरबीआई को पता नहीं कितना प्रिंट किया उसने, तो रिकॉर्ड में नहीं है। एक एक पैसा रिकॉर्ड में, एक एक पैसा है या नहीं? हाँ सर। तो हाउ कैन यू से द मनी इज नॉट रिकॉर्डेड? है ना। तो एक्चुअली नोटबंदी क्यों हुई थी बताता हूं। द रियल आंसर इज नॉट ब्लैक मनी, इज द आंसर लिक्विडिटी ट्रैप। क्या होता है, ये जीएम किनीज की थ्योरी है। एज पर जीएम किनीज, सुनना ध्यान से बात को, एज पर जीएम किनीज, जब लोग अपना पैसा होल्ड करना शुरू कर देते हैं, होल्ड करना शुरू कर देते हैं, तो सुनना ध्यान से बात को। लिखवा दो इस बारे में, चलो लिखवा देता हूं, थोड़ा शॉर्ट में नोट लिखवा देता हूं। इसका हेडिंग लिखो बेटा, हेडिंग बनाओ, लिखो लिक्विडिटी ट्रैप, द लिक्विडिटी ट्रैप। लिखो, एज पर जेएम किनीज, एज पर जेएम किनीज, लिखो, विद द इंक्रीज इन या चेंज इन, इंक्रीज इन इनकम, इनकम के बढ़ने के साथ में, लिखो द हाउस होल्ड, आई कैन यूज द वर्ड द इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल स्टार्ट्स होल्डिंग मनी। जो मोटिव्स है उनसे भी ज्यादा होल्डिंग मनी, मोर देन दैट ऑफ, मोर देन दैट ऑफ स्पेसिफाइड मोटिव्स।
जो मोटिव्स हैं उनसे भी ज्यादा आप अपने पास में पैसे को होल्ड करना शुरू कर देते हो। याद है, ट्रांजैक्शन मोटिव है, प्रिकॉशनरी मोटिव है। इन मोटिव्स के पूरा होने के बावजूद भी लोग करते हैं बेटा, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा इसलिए बचाने के लिए, स्पेकुलेशन मोटिव। तो लोग पैसा होल्ड करते हैं और इनकम बढ़ने के साथ साथ वो अपनी होल्डिंग पार्ट को करते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। दैट मींस होल्ड मतलब क्या होता है, याद रखना, होल्डिंग मनी सिंपली मींस इन कैश। और कैश भी कौन सा, इडल कैश। इडल बोले तो ना कंज्यूम हुआ ना सेव हुआ, ना तो वो कंजम्पशन के पार्ट में यूज हुआ और ना ही वो सेविंग के पार्ट में यूज हुआ, ना कंज्यूम और ना सेव। तो ऐसे पैसे क्या बोलते हैं बेटा, होल्डिंग मनी बोलते हैं। तो वर्ड क्या आया, लिखो। अब इकोनॉमी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो लिखो विद द इंक्रीज इन जीडीपी इनकम ऑफ हाउस होल्ड दैट इज इंडिविजुअल्स इंक्रीजेस। और वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा, द होल्डिंग पावर ऑल्सो इंक्रीजेस। अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क हुआ सर, कोई फर्क थोड़ी पड़ गया इस चीज का। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। पैसा घूम के आता है बेटा, सर्कुलेशन है। आरबीआई ने नोट प्रिंट किए कॉमर्शियल डेवलपमेंट बैंक के थ्रू, बैंक से पैसा पहुंचा, अब तक पहुंचा डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्म के अंदर। डायरेक्टली मतलब कॉमर्शियल बैंक डायरेक्टली पहुंच गया आपके पास में, और डेवलपमेंट बैंक किससे कैसे पहुंचा, वो देंगे इन्वेस्टर को मनी, इन्वेस्टमेंट के लिए। वहां पे हम लोग जैसे हम लोग काम करते हैं, वहां से इनकम आती है हमारे पास में, पैसा पहुंचा हमारे पास में। जब पैसा पहुंचेगा और पैसा बढ़ेगा तो हमारी होल्डिंग पावर बढ़ा देते हैं हम लोग। क्योंकि लोग होल्डिंग का, सेविंग का मीनिंग क्या जानते हैं पता है इंडिया में, सेव बोले तो कैश में रख लो, सेव बोले तो बुक्स में लगा दो, तकियों में छुपा दो, दैट इज होल्डिंग मनी बोलते हैं लोग उसको। बोलते कहते हैं क्या बोलते हैं, हमारी सेविंग्स है। वो सेविंग्स नहीं है। सेविंग का मीनिंग होता है दैट मनी विच इज हैविंग सम रिटर्न, नॉट टू होल्ड दैट मनी। होल्डिंग को सेविंग नहीं कह सकते हम लोग। तो वर्ड क्या है अब बताना, जितना ज्यादा होल्ड होगा, लिखो मोर द होल्डिंग मनी। अब अगर पैसा ज्यादा होल्ड होगा, दैट इज इडल मनी ज्यादा होगा, तो सोचो इकोनॉमी के अंदर पैसा वापस पहुंचा, बैंक में गया नहीं गया। तो भैया सोचो ध्यान से, जब पैसा नहीं पहुंचेगा तो इंपैक्ट क्या आएगा। ये तो नहीं भाई नोट छापती रहेगी आरबीआई कि छाप मन कर रहा डेफिसिट फाइनेंसिंग कर लेती हूं, नो। पैसा वापस नहीं पहुंच रहा और नहीं पहुंचने वाला, होल्डिंग मनी ज्यादा होगा तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा बेटा आपके इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इंटरेस्ट रेट के ऊपर मतलब कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में सेविंग वर्ड ना लगे वो सेविंग का नहीं होता, वो सिर्फ होता है इन्वेस्टमेंट वाला। बट एक बात बताओ, तुम्हारा पैसा ही होता है जो बाकी जब जमा होता है दोबारा से, बैंक्स में होता है, बाकी जो सेक्टर उसमें होता है जहां जमा कराते हो। रिमेंबर, चाहे आप पोस्ट ऑफिस जमा कराते हो, एलआईसी लेते हो, वो पैसा घूम फिर के पहुंचता है इन्वेस्टमेंट के रूप में। बट सोचो ना, अगर आपने पैसा होल्ड किया और आपने उसको जमा नहीं किया, आपने उसे डिपॉजिट नहीं किया, आपने उसे सेव नहीं किया, आपने उसे इन्वेस्ट नहीं किया, तो इंपैक्ट क्या होगा, इंपैक्ट ये होगा कि बेटा इकोनॉमी के अंदर पैसा कम हो जाएगा। और जब बैंक्स वगैरह के पास में, बैंकिंग सेक्टर्स के पास में पैसा कम रहेगा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होंगी। अब सोचो ना, मांगने वाले ज्यादा हैं, बैंक मतलब इन्वेस्टर ज्यादा खड़े हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे दो, लेकिन बैंक के पास पैसा कम है, बैंक के पास पैसा कम है। सोचो ध्यान से, दिमाग लगाना, बैंक के पास पैसा कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, सोचो। मेरे पास पैसा कम है, मांगने वाले ज्यादा है, क्या करूंगा मैं, रेट कम करूंगा बढ़ाऊंगा, रेट बढ़ा दूंगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। कौन से वाला, लोन वाला। तो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन उसी सेकंड साइड में अगर देखोगे, जब जमा ही नहीं करोगे तो क्या। अब सोचो, आपने कभी नोटिस किया इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा था पता है, नोटिस किया कि सेविंग पे लगने वाला जो ब्याज है, सेविंग पे जो पैसा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो लगातार गिर रहा है और लोन वाला रेट बढ़ रहा था। चेक किया, इवन ये लिखा जाता है कि सर लिक्विडिटी ट्रैप टर्न्स द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी, इन सच वे, उस तरीके से, वेयर द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग starts decreasing
वो गिरता हुआ जाएगा, एंड इवन जीरो, एंड जीरो भी हो जाएगा। और चेक करो, याद रखना आपका इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग ही होता है बेटा जो आपके मनी की वैल्यू को शो करता है। आज तुम्हारे पैसे की वैल्यू कितनी है चेक करना, पता कर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सेविंग का। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज से काफी साल पहले जब मैं छोटा था कि बता रहा हूं, उस टाइम पे अराउंड होता था 9.5% ऑन सेविंग एंड अराउंड 10.5% ऑन लोन, एंड नाउ दैट रेट इज 3.25 या 3.5% ऑन सेविंग एंड 14.5% ऑन लोन, एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर होल्डिंग पावर। पीपल डोंट नो अबाउट दिस, पीपल लोग जानते ही नहीं सेविंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं बेटा हमारा सेव किया पैसा ही क्या होता है, कन्वर्ट होता है इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी तो भैया सिंपल सी बात क्या होगा, रेट बढ़ेगा मार्केट का, लोन का रेट तो बढ़ेगा, और जब पैसा बैंक में होगा नहीं तो सेविंग पे इंटरेस्ट क्या देंगे, इसको देंगे, कुछ नहीं बचा। लोगों ने होल्ड करना ही शुरू किया, पैसा कहां से आएगा, समझ रहे क्या बोल रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है, आपका होल्डिंग पार्ट इकोनॉमी को वीक करता है ना कि स्ट्रॉन्ग करता है, और ऐसी कंडीशन जो कि मनी को होल्ड करने से होती है वो इंपैक्ट डालती है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग के ऊपर, वो हमेशा गिरता रहेगा। और अभी ऐसी कंडीशन इंडिया में आने वाली थी, बचने के लिए क्या लेके आए, नोटबंदी, याद रहेगा, बात क्लियर हो गया, उसी के लिए लेके डिमोनेटाइजेशन, और वही था बेटा कौन सा हमारे पास में, लिक्विडिटी ट्रैप, दिस इज द पार्ट हियर, चेक कर लेना। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट है पोस्ट केजियन डेवलपमेंट्स इन द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी की बात, सप्लाई की बात नहीं कर, पोस्ट केजियन थ्योरी, नेक्स्ट में सप्लाई पढ़ेंगे। तो पहला तो कुछ थ्योरीज है, पढ़ लो, खाली सुन लो। इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस, इन्वेंट्री अप्रोच टू ट्रांजैक्शन, देखो इसमें मेनली जो थ्योरीज है वो दो हैं, एक है बॉमल की थ्योरी, एक है टोबिन की थ्योरी। इनको बोलते हैं बॉमल थ्योरी, और एक कौन सी है, टोबिन की थ्योरी। बॉमल एंड टोबिन की थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट वन है, यही दो है इंपोर्टेंट। होती क्या सर, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, नहीं भैया सिंपल से सुन लो क्या बता रहा हूं, मीनिंग बता रहा हूं क्या है। बॉमल थ्योरी क्या बोलती है, सुना ध्यान से बात को, इसमें तीन दिए लेकिन दो पढ़ने मेनली। बॉमल थ्योरी कहती है, बॉमल थ्योरी इज टॉक्स अबाउट द पोर्टफोलियो थ्योरी, इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो थ्योरी। बॉमल कहता है चलो ठीक है भैया, आज की दुनिया में लोग पैसे को होल्ड करने के कंपैरिजन में अब क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या करना चाहिए। बॉमल की थ्योरी कहती है कि आप ना अपना पूरा पैसा, पूरा अमाउंट, पूरा मनी का मनी पार्ट जो है आपके पास में, आप सिर्फ ऐसी जगह पे मत लगाओ कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डाल दिया, मैं सिर्फ शेयर खरीदूंगा, और नहीं सर, इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, इट इज नॉट प्रेफर्ड फॉर यू। बोला अगर पैसा लगाना ही है तो क्या करो, आप बनाओ अपना पोर्टफोलियो, क्या बनाओ, अपना पोर्टफोलियो, मतलब पैसे को ना पार्ट्स में डिवाइड कर दो, डिविजिबल इन नेचर, मनी इज डिविजिबल इन नेचर, पैसे को डिवाइड कर सकते हैं ना, तो क्या करो, आप चेक करो भाई इंटरेस्ट बियरिंग असेट्स कौन कौन सी हैं, भाई शेयर में कितना लगाऊं, डिवेंचर में कितना लगाऊं, बॉन्ड्स में कितना लगाऊं, म्यूचुअल फंड्स में कितना लगाऊं, या एसआईपी जो पार्ट है उनमें कितना लगाऊं। तो आपको ना अपना पैसा एक पर्टिकुलर पार्ट में नहीं डालना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, एंड दैट पोर्टफोलियो मेकिंग थ्योरी इज नोन एज बॉमल थ्योरी, उसी को बोलते हैं बॉमल, या क्या बोलते हैं सर, इन्वेंट्री अप्रोच बोलते हैं। दिस थ्योरी इज नोन एज, इसी को बोलते हैं बॉमल थ्योरी। हाँ जी, तो क्लियर हुआ। तो बॉमल थ्योरी का मतलब क्या हुआ बेटा, बॉमल थ्योरी सिंपली डिफाइन करती है पोर्टफोलियो के बारे में कि भाई पैसा है तो पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट करो, सिंगल प्लेस पे मत डालो, इसे करो आप इन्वेस्ट करो, पोर्टफोलियो बनाओ इसका। लिखा हो पढ़ना से, क्या पढ़ना से, डेवलप किसे को, दो थ्योरी है, टॉबिन थ्योरी अलग है, बॉमल थ्योरी अलग है। तो क्या बोला भैया, पैसा है उसको इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच, मतलब सिंपल सी बात, पैसे को ना, पैसा क्या है, रियल कैश बैलेंस होता है, तो पैसे को ना स्टॉक के रूप में समझ के चलो, और स्टॉक क्या करते हो आप, एक जगह डालते हैं, डिफरेंट पार्ट में उसको ऐड ऑन कर दो, एंड दैट थ्योरी इज टॉकिंग अबाउट बॉमल थ्योरी बोलते हैं उसको। क्लियर है, क्योंकि इससे होगा क्या ना, पता है, आप अपने पार्ट से सिक्योर हो जाते हो, अगर एक से जगह से पैसा नहीं आया तो सेकंड जगह से पैसा आएगा आपके पास में। लिखा होगा तो पढ़ना ध्यान से, वर्ड पढ़ना। नॉर्मली पैसे की फिक्स कॉस्ट क्या होती है, चार्जेस, कमीशन, इंटरेस्ट, तो लिखा पढ़ना ध्यान से, while related liquid financial asset other than the money, bank deposit offer a positive return, the above a transaction cash cost of the coin being money and other these assets justifying holding money, nothing is there, the first line is only, पढ़ो, ये पढ़ना यहां से ध्यान से, just keep money to facilitate their business transaction, people also hold cash balances which involves an opportunity cost। बेटा याद रखना, हमेशा कैश को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, दैट इज इंटरेस्ट रेट, ऑलवेज रिमेंबर, वो भी कौन सा, इंटरेस्ट रेट फॉरगोन। अगर आज अपने पैसे को होल्ड कर रहे हो,
इन्वेस्ट सेव नहीं कर रहे हो, इंटरेस्ट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप उस पर नुकसान कर रहे हो, उस पर नुकसान कर रहे हो। कौन सा सर, कौन सा नुकसान हुआ हमारा? अगर उसे जमा करते रहो इंटरेस्ट मिलता, वो मिला क्या? नहीं मिला। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्टेड फॉरगॉन। मैं देखो अब वही मैं समझता हूं, देखो मुद्दा ये था, इस बात को डिफाइन करना था, लेकिन इसने बिना बात की बात डाली, लेकिन यहां पे पॉइंट डाल दिया। लेकिन अभी एक्चुअली मेनली जो प्रोपोर्शन की बात है वो यहां पे आती है हमारे पास में। देखो ध्यान से, आप अपने पैसे को क्या करो, डिवाइड कर दो। वही बात यहाँ पे ऊपर आ गई, पैसे को इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट में डाल दो, इन्वेस्ट कर दो। बट मेनली थ्योरी क्या है पता है? ब्रोकर फी से बचने के लिए, इंडिविजुअल ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसफर, मैं लाइन दिखा रहा हूँ, लाइन कौन सी पढ़नी है तुमको? ये देखो यार, सबसे लास्ट में रिप्लाई दिया, सजेस्ट करती है कि डिमांड फॉर मनी एंड बॉन्ड्स कीप डिपेंडेंट ऑन मेकिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन मनी एंड बॉन्ड्स। तो मेनली थ्योरी क्या है इसकी? मनी एंड बॉन्ड्स, मनी एंड बॉन्ड, दैट सिंपली मींस जिससे आपके पास में सिक्योरिटीज की बात कर रहा है बेटा, पैसा और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब जिन पे जो कि इंटरेस्ट बियर करती हो या जिस पे कोई रिटर्न बियर होती हो, कुछ रिटर्न आने वाली है, तो दैट थ्योरी इज टॉक इज नोन एज बाउमल थ्योरी। इसके अंदर वो बात नहीं लिखी, मैंने लिखवा दी, कौन सी? कि बेटा पोर्टफोलियो थ्योरी बोलते हैं इसको, कि मेक ए पोर्टफोलियो इंस्टेड ऑफ होल्डिंग मनी इन कैश। क्या बोलता है? क्या बोलता है? मेक्स ए पोर्टफोलियो ऑफ इंटरेस्ट बियरिंग असेट्स इंस्टेड ऑफ कैश। कैश के रूप में रखने से बेटर क्या है? आप उसको इन्वेस्ट करो। यही तुम्हारा सब्जेक्ट भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो। आगे आ जाओ, फिर आती है फेडमैन की थ्योरी। इसने कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं बोला, रीडिंग कर लो। वही है, क्वांटिटी थ्योरी को बोलते हैं। कि सिंपल सी बात, उसने उसी किनीज की बात को एक्सपेंड किया। कौन सी बात को? स्पेकुलेटिव मनी वाले पार्ट को। और स्पेकुलेटिव मनी इज टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। किसके बारे में बात का? स्टॉक मार्केट। तो हम मेनली क्या होता है, कह रहा लिखो ध्यान से, डिमांड फॉर मनी इज अफेक्टेड बाय द सेम फैक्टर द डिमांड फॉर अदर एसेट, इनकम और रिटर्न। याद करो जो मैंने आपको बोला था, याद करो, डिमांड फॉर रियल बैलेंसेस ऑफ मनी। तो उसके लिए जो बात कर रहा है वो कौन है बेटा? फ्रेडमैन ने बात की है। ठीक है, आगे पढ़ लो। फ्रेडमैन आइडेंटिफाई द फॉलोइंग 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। कि नॉमिनल डिमांड फॉर मनी क्या है, किस पर डिपेंड करती है? पहला, टोटल वेल्थ कितनी है तुम्हारी। दूसरा, प्राइस लेवल। तीसरा, अपोजिटिव कॉस्ट ऑफ मनी, दैट इज इंटरेस्ट रेट रिटर्न को बोलते हैं। फोर्थ, महंगाई कितनी है। 2 पार्ट थे जो किनीज ने बोले। किनीज ने बोला इनकम और क्या बोला? आपकी इनकम या वेल्थ, और अपने पास में इंटरेस्ट रेट का पार्ट। इसने ऐड ऑन कर दिया, तो वो ये क्या है? इंटरेस्ट रेट ही है। तो एक तरफ जहां किनीज ने बात की इन 2 के बारे में, इसने उसकी थ्योरी को एक्सटेंड कर दिया कि भैया नहीं, 2 फैक्टर ले लो, प्राइस लेवल भी ले लो और इन्फ्लेशन भी ले लो। तो चारों मिलकर बन गए फ्रेडमैन की थ्योरी। ये फर्स्ट वो बन गया हमारे पास में किसकी? आपके जेम किनीज की थ्योरी। तो कहने का मतलब उसी की थ्योरी को एक्सपेंड कर दिया, बोला कि नहीं नहीं, डिमांड फॉर मनी 2 नहीं 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। 4 में 2 ऐड ऑन कर दिया, इन्फ्लेशन ऐड ऑन कर दिया, और क्या ऐड कर दिया इसने अपने पास में? सर, प्राइस लेवल को ऐड ऑन कर दिया, खत्म। एंड द लास्ट थ्योरी इज टॉबिन थ्योरी। टॉबिन की थ्योरी क्या बोलती है? सुनो ध्यान से बात को। टॉबिन कहता है भैया, रिस्क की बात की है टॉबिन ने। तो अब सुनो ध्यान से बात को। टॉबिन कहता है भैया रिस्क, एक बात बताओ, माना कि आप पोर्टफोलियो बनाओगे, पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बनाओगे, टॉबिन कह रहा है। पर टॉबिन कहता है खाली ना पोर्टफोलियो नहीं बनता, पोर्टफोलियो में जब बनाते हो तो फॉर्मल की थ्योरी का एक्सपेंशन टॉबिन ने कर दिया। क्या बोला? बोला पोर्टफोलियो बनाओ, लेकिन पोर्टफोलियो बनाओगे, शेयर कितना, डिबेंचर कितना, बॉन्ड कितना बना रहे हो, ठीक है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वहां पर उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क कितना है। तो रिस्क के बेसिस पे बेटा 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पता कौन कौन से होते हैं? वो होता है रिस्क बियरर, दूसरा रिस्क न्यूट्रल, एंड तीसरा था रिस्क लवर। और दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, तुम खुद चेक कर लो, बियरर, न्यूट्रल और लवर। बियरर मतलब लॉस हुआ, रिस्क लिया, लॉस हुआ, सहन करके बैठ गया चुपचाप, ठीक है भैया लॉस हो गया, ओके, कुछ नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम। एक होता है रिस्क न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब दैट पर्सन हु वांट अश्योर्ड रिटर्न ऑन देयर सिक्योरिटीज, कि मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने पैसा लगाया, तो मुझे कम से कम इतना पैसा रिटर्न में मिलना चाहिए। वो कम में खुश है, बोला बस शांति से बैठा हूं भैया, आराम से। तो दैट पर्सन इज कॉल्ड रिस्क, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं न्यूट्रल। एंड द लास्ट वन इज
रिस्क लवर, दैट इज रिस्क अवर्जन, कि जितना ज्यादा रिस्क लोगे एनालाइज करके, नहीं ऐसे रिस्क ले लोगे, एनालाइज करके, उतना ज्यादा आपके पैसे की वैल्यू बढ़ने के चांस होते हैं। स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोग, जो लोग रिस्क लेते हैं वो खेलते भी हैं, लेकिन रिस्क का मतलब ये नहीं कि देखो, एक होता कुछ होता है, लोग होता है बियरर, पता नहीं था मार्केट में पैसा डाल दिया, नुकसान खा के बैठ गए। दूसरा न्यूट्रल, कि वो ऐसी जगह पैसा डालेंगे जहां से कुछ ना कुछ आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है मेरे पास, तो मैं शांति से बैठा हूं। और शेयर मार्केट, समझ रहे क्या बोल रहा हूं, ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें भाई साहब पूरे दिन के अंदर, तो वो कौन है, रिस्क लवर। तो उसने इसके ऊपर बोला टोबिन अकॉर्डिंग ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, मतलब पूरा कंप्लीट पोर्टफोलियो का बनता है तीन। फर्स्ट है रिस्क एंड रिवॉर्ड फीचर्स ऑफ द एसेट्स। एक एसेट तुम्हें कितना रिस्क देती है, कितना रिवॉर्ड देती है, रिवॉर्ड मतलब रिटर्न, तो रिस्क एंड रिटर्न बेसिस के ऊपर थ्योरी है, कौन सी, टोबिन की थ्योरी। दूसरा कह रहा है द टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमाइज यूटिलिटी कंसिस्टेंट विद द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, जो मार्केट में उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके लिए उसका टेस्ट प्रेफरेंस क्या है। हालांकि मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो टोबिन की थ्योरी सिर्फ बात करती है रिस्क एंड रिटर्न के बारे में, कि अगर आपको चेक करना है कि भाई कहां इन्वेस्ट करूं, कैसे पोर्टफोलियो बनाऊं, तो चेक कर लो रिस्क कितना, रिटर्न कितना, रिस्क कितना, रिटर्न कितना। तो पॉसिबिलिटी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉर्मली रिस्क के साथ रिटर्न तो है, तो रिटर्न कैसी है, लो रिटर्न है, हाई रिटर्न है, कौन सी यूज करोगे, तो बोला अगर लो रिस्क हाई रिटर्न है बेस्ट है। लेकिन नॉर्मली एक थ्योरी और भी बोलती है रिस्क लवर हो आप तो हाई रिस्क हाई रिटर्न को प्रेफर करते हो। तो कहने का मतलब द थ्योरी विच टॉक्स अबाउट द रिस्क एंड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज कॉल्ड टोबिन थ्योरी, एंड दैट्स इट। क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं कैश मैनेजमेंट थ्योरी। क्या बोलते हैं, कैश मैनेजमेंट थ्योरी, एंड द चैप्टर इज ओवर, लिखा हुआ है। कितना आपको मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, दिस इज पार्ट, ये खत्म हो गया। ये हमारे पास था अपना चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट यूनिट। अब हम पढ़ेंगे अपने पास में नेक्स्ट यूनिट। थैंक यू, बाय बाय, सी टेक केयर, बाय।